नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में 13 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आपको इसे एक निश्चित समय को निर्धारित करते हुए डेली बेसिस पर फॉलो करना है। नो डाउट ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर हमारे लेक्चर को आप फॉलो करते हैं तो दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स के तथ्य, चाहे वो बिहार हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, रिसेंटली एक ये वाला वीडियो हमने दिया है, तकरीबन 6 घंटे से ऊपर का ये वीडियो है। ये मैराथन क्लास है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी है, जनवरी से जून तक का। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया है। इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा कनिष्क नारायण। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ है, हालांकि ये मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ब्रिटेन के इस चुनाव को लेकर डिटेल जानकारी ऑलरेडी हम आपको इस सीरीज में दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे, बिहार की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप इस सीरीज के, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ हो, जैसा कि हूबहू यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा मंथली मैगजीन भी आता है, वो भी आपको मिलेगा, और साथ साथ ईयरली करंट अफेयर्स, ये तमाम चीजें। इसके अतिरिक्त और भी कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं, और वो तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होता है, एक नाम मात्र की फी के साथ। हजारों लोग इसको ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक फायदा यह है कि 2023 से अब तक का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने दिनों का प्लान रहेगा उतने दिन तक ये पुनः मिलता रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है। बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था। देखिए, एक अभियान के रूप में बिहार सरकार द्वारा ये मिशन निपुण बिहार की शुरुआत की गई है। ठीक है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की योजना है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी यही यहाँ पर हमने पूछा है। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि रिसेंटली जो बिहार में एग्जाम हुए हैं, जो भी चीजें खबरों में रही है, उसको पुराने तथ्यों से रिलेट करके हुए पूछा गया है। तो ऐसे में जो प्रश्न को हमने डिजाइन किया है, वो चीजें यहाँ पर आपको झलक रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 जुलाई 2021। आपको एक दो उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स का, रिसेंटली बीपीएससी वाले एग्जाम में। और भी एक दो प्रश्न ऐसे थे जो कि 2-3 साल पुराने तथ्यों से रिलेट करके नहीं, बल्कि 5 से 20 साल पुराने तथ्यों से रिलेट करके पूछा गया था। ये चीजें जब प्रश्न पत्र को आप देखते हैं प्रीवियस वर्षों के, तो वहां पर इसका आकलन आप कर पाते हैं। ठीक है, इस चीज को लेकर श्योर रहिए, हम आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। जैसा भी पैटर्न होगा उस अनुसार यहाँ पे प्रश्न आपको हम देंगे, उस अनुसार यहाँ पर डिस्कशन आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पे फोकस रहते हैं कि सर प्रश्न ये नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर देखिए, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़ना अनिवार्य है। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न पे ही आप लोग फोकस मत रहिए, बल्कि डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा मिशन दक्ष के बाद अब मिशन निपुण बिहार सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 3 तक के लिए विशेष पढ़ाई के लिए एक अभियान के रूप में लागू किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन दक्ष के बारे में। आपको ये जानकारी मैं दे दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ये प्रश्न मिशन दक्ष को लेकर ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मिशन दक्ष को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था दिसंबर 2023 में, और ये पूछा गया 2024 में बीपीएससी वाले एग्जाम में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टीआरई बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, मिशन निपुण बिहार, जो कि एक अभियान के रूप में इसे लागू किया गया है। और ये विशेष रूप से कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की खास करके विशेष पढ़ाई के लिए इसे लागू किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके तहत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों को भाषा, गणित और अंग्रेजी की अभ्यास पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाएगी।
और इसका लक्ष्य 2026-27 तक 100% बच्चों में बुनियादी रूप से उन्हें दक्ष बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ये शिक्षा विभाग की पहल है और 1 से 3 तक कक्षा के बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम बात करेंगे जो एक्चुअली हम आपको बतला रहे थे कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अब यहाँ पर उसी चीज को हमने डिटेल में आपके समक्ष रखा है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री, एक शब्द यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ये डेट कब, तो 5 जुलाई 2021 को। और उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा ये निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अच्छा, निपुण जो शब्द है NIPUN, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा रूप क्या होता है, या फिर यूं कहें इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में अगर समझें तो संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। देखिए, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो उस चीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और उसी को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। और ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच सीखने की आवश्यकता को पूरा करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जो कि हम केंद्र सरकार के संदर्भ में बात करें तो। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, देखिए 2024 में 3 से 4 शिक्षा मंत्री बदले गए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, इस समय जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, जो नवीनतम मंत्रिमंडल गठित हुआ है 15 मार्च को, तो इसके बाद अभी जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये है सुनील कुमार। और ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए, अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार, यहाँ पे घोषणा होगा, ठीक है, हालिया घोषणा के अनुसार किस तिथि को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, बिहार में राजगीर कोई जिला नहीं है, बल्कि ये नालंदा जिला है। नालंदा जिले का एक जगह है राजगीर, और यहीं पर जो खेल अकादमी बन रहा है, इसका उद्घाटन किया जाएगा 29 अगस्त 2024 को, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। अच्छा, 29 अगस्त को क्यों चुना गया राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती है, और इसीलिए इस दिन को चुना गया है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जानकारी दिया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के अनुसार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2024 को राजगीर में नवनिर्मित खेल अकादमी का उद्घाटन होगा। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविंद्रन शंकरन, इन्होंने ही इसकी जानकारी दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो हम राजगीर के नवनिर्मित खेल एकेडमी की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स आपको दिख रहा है, सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार में भाजपा का बहुत बड़ा एक चेहरा था। रिसेंटली इनका निधन हुआ और इसको लेकर हमने 2-3 जानकारी आपको दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक 11 बार बजट पेश किए हैं, वित्त मंत्री, बतौर वित्त मंत्री बिहार के इन्होंने सर्वाधिक 11 बार बजट पेश किया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि वर्ष 2012-13 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का इन्हें सदस्य बनाया गया था, और सदस्य नहीं बल्कि अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जब बिहार में जो जीएसटी बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में जो जीएसटी लागू हुई, इसी को लागू करने के मतलब दिशा में उस समय ये जो कमेटी थी जिसका ये अध्यक्ष बनाए गए थे, वो वैसे देशों की यात्रा पर थे जहां पर पहले से जीएसटी लागू थी। और आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जो उद्घाटन होगा ये राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। फिलहाल बहुत सारी घोषणाएं और भी होनी है, इसमें थोड़ी देरी है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी पर्पज से निकल के आती है, ये डेट हमने इसलिए आपको बतलाया, ये प्रश्न इसलिए हमने शामिल किया क्योंकि बीपीएससी तैयारी वाला एग्जाम नजदीक है, तो हो सकता है कि प्रश्न आपको देखने को मिले।
इसलिए हमने बतला दिया, लेकिन जब इसका उद्घाटन होगा तो पुनः से ये जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। अच्छा, बिहार के खेलों की बात हो रही है, बिहार में खेल की बात हो रही है, तो बिहार की जो राजकीय खेल है ये कबड्डी, और बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता है। अच्छा, एक जानकारी ध्यान रखिएगा कि बिहार के आकाश कुमार ने ब्रिक्स गेम्स 2024 में, जो कि फेंसिंग फाइल टीम इवेंट है, इसमें कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसकी जानकारी हमने ऑलरेडी आपको इस सीरीज में दे दिया है, ठीक है, आपने देखा होगा प्रश्न में 2 से 4 दिन पहले, ठीक है, तो ये जानकारी आपको ध्यान होगा। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसको लेकर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि बिहार के जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, इन्होंने एक घोषणा किया है कि अब खास करके जो कि बिहार में पंचायतों में पंचायत स्तर पर खेल क्लब खोला जाएगा। तो हालांकि इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और ये बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा एक प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार की पहल है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये खेल क्लब खोला जाएगा। आई होप आप यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न है कि किस राज्य को हाल ही में 10 जुलाई 2024 को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, ऐसे तो 2024 में ये पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, लेकिन चूंकि ये चीजें खबरों में है, तो ऐसे में बिहार को लेकर या फिर बोले पिछले संस्करण को लेकर 2023 को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 में ये बिहार को मिला था, लेकिन इस वर्ष जो मिला है ये किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। आइए डिटेल में सारे तथ्यों को समझते हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। देखिए, महाराष्ट्र को 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति की ओर से सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। अब सवाल यह है कब? तो 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के हाथों प्राप्त किया, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र को जो यह पुरस्कार मिला है, ये अभिनव कृषि और ग्रामीण पहलों के कारण, यानी कि जो इस दिशा में उनका उत्कृष्ट कार्य था, इसीलिए महाराष्ट्र को इस पुरस्कार से, यानी कि जो अभी 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है, इससे सम्मानित किया गया। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर यह है, जो हम बात कर रहे हैं इस पुरस्कार की स्थापना 2008 में एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किया गया था। अब इसका जो पिछला संस्करण था 14वां एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, यानी कि 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति का जो अवार्ड था 2023 में, ये बिहार को इसमें चुना गया था सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के रूप में। तो बिहार को यह पुरस्कार मिला, और बिहार को यह पुरस्कार जो मिला था कृषि रोड मैप के सफल संचालन के लिए मिला था। बिहार की बात हो और कृषि रोड मैप की चर्चा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसको लेकर मैं जानकारी दे दूं। देखिए, कृषि रोड मैप की बात हो रही तो वर्तमान में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप संचालित है। ये सभी आपको बतलाया गया है पहले ही, पुनः से यहाँ पर हम इसको दर्शा रहे हैं क्योंकि ये चीजें अभी चर्चा हो रही है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर थी, पहली बिहार दौरा था इनका। 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का इन्होंने शुभारंभ किया था, जो कि 2023 से लेकर 28 तक संचालित होगी। 2023 में 18 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई है, जो कि 2028 तक ये संचालित होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित हो रहा है? तो ये चौथा कृषि रोड मैप है। अब जो इससे पहले 3 सफल कृषि रोड मैप का संचालन हो चुका है, उसकी जानकारी यहाँ पर है। पहला 2008 में लागू हुआ था, दूसरा 2012 में, तीसरा 17 में, और चौथा रिसेंटली खास करके पिछले साल 2023 में लागू हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार की कृषि की जो बात हो रही है, आपको हमने बतलाया है कि अब तक बिहार को कुल मिला के 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, जो कि अनाजों के, खास करके मोटे अनाजों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो 5 बार जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, 12-13 में गेहूं, 15-16 में मक्का, फिर 16-17 में मक्का, और फिर 17-18 में गेहूं। तो कुल मिला के 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हुआ है बिहार। अगला चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी, PARI, यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, शुरू किया है? तो ये पहल है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो आयोजन है अभी हाल ही में 21 से 31 जुलाई 2024 तक भारत मंडपम दिल्ली में होना है, या फिर होने वाला है।
और ये पहली बार है जब इसका आयोजन भारत में होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यही प्रगति मैदान भारत मंडपम में दिल्ली में है ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। हालाँकि अब जो अध्यक्षता है ये भारत से ब्राज़ील को सौंपी गई है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, इसका पिछला संस्करण जो आयोजित हुआ था 17वां G20 शिखर सम्मेलन, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। वहीं पर जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो है, इन्होंने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 19वां वाला, ये ब्राज़ील में होगा। अब यहाँ पर जो 46वें सत्र की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन होना 21 से लेकर 31 जुलाई तक, इस 46वें सत्र से पहले भारत सरकार ने प्रोजेक्ट परी यानी कि भारत की सार्वजनिक कला, जैसे कि परी को लेकर हमने जानकारी आपको दे दिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये इसे भारत की सार्वजनिक कला हिंदी में कहा जाता है, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। तो इसको शुरू किया जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को विरासत स्थलों पर केंद्रित है, और इसका जो संचालन है ये ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। जो 46वां सत्र आयोजित होना इससे पहले इस तरह का कह सकते हैं एक प्रकार का पहल है भारत सरकार का। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, यही है भारत मंडपम, और यही भारत मंडपम के आगे आपको फ्रंट में, यहाँ तो आपको इमेज बने दिख रहा है, हालांकि हमने पहले कई बार दिखलाया है, यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है। आपसे अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है, ये परिसर में यह स्थापित है। अब यहाँ पर देखिए जो हम बात कर रहे हैं यूनेस्को विरासत स्थलों की, जो कि अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, ऐसे में अगर हम बात करें पूरे भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है, तो 42 है। अब 42 जो है इसमें 2 रिसेंटली जुड़ा है, जो कि आपको ध्यान रखना है, सितंबर के आसपास ये दोनों इसमें शामिल हुआ है। 41वां जो जुड़ा है 2023 सितंबर महीने में शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल का है, और वहीं पे 42वें की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये भी सितंबर 2023 में, ये होयसल मंदिर समूह जो कर्नाटक का है, ये इसमें शामिल हुआ है। तो कुल मिला के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में है 42। लेकिन बिहार को लेकर अगर हम जानकारी आपको दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, ये क्यों अभी खबरों में, वो भी हम आपको बतलाएंगे। एक तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए बिहार में यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है इसकी संख्या है 2। पहला जो नाम आता है ये आता है महाबोधि मंदिर बोध गया का, जो कि 2002 में इसमें शामिल हुआ था, जो कि क्रम के आधार पर भारत के संदर्भ में देखें तो ये भारत का 23वां विश्व धरोहर स्थल है। जबकि बिहार के संदर्भ में दूसरा जो है ये नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि आपको ध्यान रखना नालंदा जिले में है, 2016 में ये शामिल हुआ। भारत के संदर्भ में देखें तो ये 33वां है। कुल मिला के ये 23वां और ये 33वां भारत के संदर्भ में, लेकिन बिहार के संदर्भ में क्रमशः पहला ये दूसरा है। केवल 2 स्थल है बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर के। अब देखिए नालंदा महाविहार या फिर नालंदा विश्वविद्यालय अभी हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में है, क्योंकि इसका जो खास करके नया परिसर बना है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब यहाँ पर आगे वही जानकारी आप देख रहे हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी जानकारी यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो प्रश्न ये बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर है इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, ये तिथि कौन सी थी, और साथ साथ आपको ये पूछा जाएगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ये कब शामिल हुआ था, तो वर्ष 2016 में। हालांकि कई सारे पॉइंट और भी इससे बन सकते हैं, जो कि तमाम बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे लोगों को, वैसे अभ्यर्थियों को जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम आयोजित होना है, 30 सितंबर 2024 को ये तिथि निर्धारित है, और ऐसे में अब समय आपका बहुत नजदीक आ चुका है, और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज निसंदेह ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है। ये फुल लेंथ टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, हालांकि आप चाहें तो अपने समय के अकॉर्डिंग बाद में भी ये टेस्ट दे सकते हैं। दरअसल आज है 13 जुलाई 2024, और आज जो आपको सेट मिलेगा ये 7वां सेट होगा। फिर अगले दिन यानी कि एक दिन के पश्चात ये अल्टरनेट डे में हमने इसको शेड्यूल किया है, तो 14 को नहीं है टेस्ट, फिर 15 को टेस्ट है, ये 8वां टेस्ट मिलेगा। हालांकि जो पिछला जो सेट आपको दिख रहा है, पिछला जो टेस्ट सेट आपको दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक का, जब भी आप ज्वाइन करेंगे तमाम टेस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। ये घबराना नहीं है कि सर प्रीवियस टेस्ट जो हुए हैं वो हमको मिलेंगे या फिर नहीं,
वो तमाम चीज़ें मिल जाएगी और इसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे BM400 और ये जो कूपन कोड अप्लाई होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट सीरीज में अप्लाई होगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में तमाम मटेरियल भी आपको मिलेंगे और इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। लेकिन कोई अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ़ हमें टेस्ट सीरीज लेना है तो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन पुनः दोहरा दूँ, इस कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, साथ-साथ सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, ये तमाम चीज़ें इसमें आपको मिलेगा। ठीक है? ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि गौतम गंभीर। अब आपको जानकारी दे दूं कि 2007 टी20 विश्व कप, फिर 2011 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सदस्य रहे गौतम गंभीर को अगले 3 साल के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है या फिर हेड कोच नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर को आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये शख्स जो है ये है जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जानकारी आपको दे दूं, दरअसल ये जो घोषणा हुई है बीसीसीआई की तरफ से, ये जो सचिव है जय शाह, इन्होंने 9 जुलाई 2024 को किया है। यानी कि जो नए कोच बने, हेड कोच, वो बने हैं गौतम गंभीर। इसी की घोषणा को लेकर यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, जो नए कोच बने हैं गौतम गंभीर, वो राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, जो कि 2021 में मुख्य कोच नियुक्त किए गए थे। राहुल द्रविड़ को आप सभी भली भांति जानते होंगे, यहाँ पर तस्वीर भी हमने आपको दिखलाया है। देखिए यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं, दरअसल गौतम गंभीर की चर्चा हुई है, ये खबरों में है। एग्जाम पर्पज से देखें तो आईपीएल का जो 17वां एडिशन अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, इनसे ये संबंधित है। कई प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दरअसल जो आईपीएल टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये इसके मेंटर थे और इनके ही नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर ये तीसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान इसमें भी इनका है, यानी कि गौतम गंभीर का। ये ध्यान रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के ये मेंटर थे। अब कुछ जानकारी और भी यहाँ पर हमने इनसे संबंधित रखा है। दरअसल गौतम गंभीर को मिले महत्वपूर्ण सम्मान में जो 2 सम्मान है, एक तो अर्जुन पुरस्कार और एक है पद्मश्री। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था वर्ष 2009 में, फिर इसके 10 वर्ष पश्चात 2019 में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अच्छा, इस वर्ष 2024 में बिहार को कितना पद्मश्री मिला, अगर ये पूछा जाए तो 4 पद्मश्री मिला है। हालांकि कुल लोगों की जो संख्या है 5 है, उनमें एक पति पत्नी भी है, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है वो केवल और केवल 4 मिला है बिहार को। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण 1 मिला है, पद्म विभूषण 1 मिला है, भारत रत्न 1 मिला है। कुल पदकों की जो संख्या है, जो इस प्रकार के जो नागरिक पुरस्कार मिले हैं बिहार को, वो 7 मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी हमने बतलाया है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जो हम बात करें पुरुष कैटेगरी में, तो अभी बने हैं गौतम गंभीर। लेकिन महिला क्रिकेट टीम की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, उसके हेड कोच है अमूल मजुमदार। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। देखिए आईपीएल की बात हो रही है, तो आईपीएल को लेकर जानकारी ये ध्यान रखिएगा। पुरुष कैटेगरी में अगर हम बात करें, आईपीएल तो पुरुष कैटेगरी से ही संबंधित है, जबकि डब्ल्यूपीएल जो है ये महिला कैटेगरी से संबंधित है। जो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि आईपीएल की बात करें तो ये इसका 17वां संस्करण था और इस संस्करण से संबंधित वो सारे तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। जबकि डब्ल्यूपीएल की बात करें तो डब्ल्यूपीएल का ये दूसरा संस्करण को लेकर डिटेल जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, खास करके इस वर्ष 2024 में जो भी एग्जाम आयोजित होंगे, एक दो नहीं बल्कि एक प्रश्न मुझे लगता है यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। 2 तो नहीं बल्कि एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बस ये 2 टॉपिक को ध्यान रखेंगे तो 1 अंक अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपके हाथ में होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि रिजर्व बैंक द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत में रोजगार वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? देखिए, रोजगार वृद्धि दर रही है 6%। ये बातें कही है रिजर्व बैंक ने, अथवा विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही है। हालांकि 2022-23 में रही थी 3.2%।
इसमें वृद्धि देखा गया है, ये बातें कही गई है रिजर्व बैंक के द्वारा। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है। आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में भारत का कुल रोजगार जो था ये 643.3 मिलियन था, जबकि बात करें वहीं पर वित्त वर्ष 2022-23 में तो ये 596.7 मिलियन था। इसमें यहाँ पर स्वाभाविक रूप से आंकड़ों के अनुसार ये देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे CMIE की रिपोर्ट के आधार पर। एक जानकारी हमने आपको दिया था कि हालांकि देश में बेरोजगारी पर नजर रखने वाले एक निजी थिंक टैंक जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसे शॉर्ट में कहा जाता है CMIE, इन्होंने हाल ही में अनुमान लगाया था। यहाँ पे देखिएगा, सुधार कर लीजिएगा, हल नहीं बल्कि हाल होगा। तो हाल ही में अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर पिछले 2 वर्षों में बढ़कर 8% हो गई है। 2 वर्षों में बढ़कर ये 8% हुई है। अच्छा, एक बात आपको मैं ये भी बतला दूं, अगर हम बात करें भारत में विभिन्न राज्यों की, तो सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर देखने को मिलता है वो राज्य है हरियाणा। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का या फिर भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर या फिर प्रायोजक नियुक्त किया गया है। तो अडानी ग्रुप को ये मुख्य प्रायोजक या फिर मुख्य स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। और विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक की जो बात हो रही है, हमने पहले भी आपको बतला दिया, 26 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी, 11 अगस्त 2024 तक ये संचालित होगा। और इसका शुभंकर क्या है, तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर ये है ओलंपिक फ्रिज, पैरालंपिक का जो खास करके जो शुभंकर है ये है पैरालंपिक फ्रिज। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो देख रहे हैं यही है ओलंपिक फ्रिज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस ओलंपिक के लिए अडानी ग्रुप को भारतीय टीम का या फिर भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसको लेकर एक दो जानकारी और भी हमने दिया था इस पेरिस ओलंपिक को लेकर। अच्छा, कल वाले वीडियो में भी ये जानकारी हमने थोड़ा सा आपको दिया था कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और शीर्ष टेनिस यानी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान ये भारत के ध्वजवाहक होंगे। अच्छा, इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने प्रोटोकॉल को अपडेट करते हुए इस तरह की बातें कही थी। और मतलब इसके दौरान यानी जो ओलंपिक का जो आयोजन होता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों में खास करके किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये ध्वज धारण करने की अनुमति दी थी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये वर्ष 2020 में, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, ओलंपिक के पिछले संस्करण को लेकर चीजों को देख लेते हैं। टोक्यो 2020 यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 वाला संस्करण था, हालांकि ये आयोजित हुआ 2021 में कोरोना संक्रमण की वजह से, और ये आयोजन तिथि है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता। कुल मिला के पदकों की संख्या 7 थी और किसी भी ओलंपिक खेल में भारत का ये सर्वाधिक पदक है अब तक का। और पदक तालिका में भारत रहा था 48वें स्थान पर। कल भी ये जानकारी आपको दिया गया था। अगला 8वां प्रश्न है कि 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से कहां अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि मॉस्को में। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 8 से 10 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे, आपको हमने बतलाया था। और इसी दौरान 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित किया। और आपको ये भी ध्यान रखना, चूंकि ये अभी खबरों में है, तो अज्ञात सैनिकों की समाधि स्थल को लेकर आपसे पूछा जा सकता है। ये मॉस्को में, रशिया की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन की दीवार पर स्थित एक युद्ध स्मारक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसके दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सोवियत संघ के जो सैनिक थे, इन्हीं को ये समर्पित है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो दौरा है नरेंद्र मोदी का, इस दौरान 9 जुलाई 2024 को रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में ये पुरस्कार को धारण किए हुए नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डूरंड कप का आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। बताएं कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ये बहुत ललन टॉप प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा
जो डूरंड कप संबंधित है ये फुटबॉल से। लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हम आपको देने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए हाल ही में 10 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसमें डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और सिमला ट्रॉफी आदि शामिल है। अब यहाँ पर ध्यान रखें 2024 में जो डूरंड कप आयोजित होगा ये इसका 133वां संस्करण है। आयोजन शुरू होगा 27 जुलाई से, जो कि 31 अगस्त 2024 तक ये खेला जाएगा। इसमें 22 नहीं बल्कि इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन होना है ये 4 शहरों में होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, असम के कोकराझार में, मेघालय के शिलोंग में और झारखंड के जमशेदपुर में इसका आयोजन होगा। इसका 132वां संस्करण जो था, पिछला संस्करण, ये मोहन बागान ने पूर्वी बंगाल टीम को हराकर अपने नाम किया था। तो डूरंड कप से संबंधित इतनी सारी जानकारी, हालिया जानकारी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी के 5वें सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। इस देश का नाम है यहाँ पर बांग्लादेश। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, जिसे कि शॉर्ट में कहा जाता है सीएससी, इसकी 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक अभी हाल ही में 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया। ये ध्यान रखें कब आयोजित हुआ, तो 10 जुलाई 2024 को। अब यहाँ पर देखिएगा इस बैठक में बांग्लादेश जो अपना पड़ोसी देश है, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि सीएससी के 5वें सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। और इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो कोलंबो इसका 5वां सदस्य देश है। हालांकि अगर हम सीएससी की बात करें तो यहाँ पर ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। सीएससी यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो गठन हुआ था 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में इसकी शुरुआत हुआ था। कब, तो 2011 में। लेकिन जब वर्ष 2022 में इसका 5वां बैठक आयोजित हुआ था तो मॉरिशस इसमें चौथे सदस्य देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था। तो कुल मिला के अब जो इसमें देशों की संख्या ये है 5 कौन कौन सा है, तो एक तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और रिसेंटली कौन इसमें शामिल हुआ है, तो बांग्लादेश। अतः अब इसमें सीएससी में जो सदस्यों की संख्या है ये हो गई है 5। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बढ़ती हुई आबादी से होने वाले विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना। इसमें गरीबी, लिंग असमानता, फैमिली प्लानिंग, मानव अधिकार और मातृ स्वास्थ्य आदि शामिल है। इस क्षेत्र में इस चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करना, यही इसका एक उद्देश्य है। इसी चीज को मनाने के लिए इस तिथि का चुनाव किया गया है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये तिथि की, मतलब इस दिवस की 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये तिथि को या फिर ये दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला 12वां प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में 9 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी को रशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। पूछा गया कि बताएं कि नरेंद्र मोदी अब तक कितने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 14 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। लेकिन जो जानकारी हमने आपको दिया था इस टेस्ट सीरीज को लेकर, आप लोग कोर्स को परचेज करके इसमें शामिल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर जो कि ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। ट्रांसजेंडर में 2 कैटेगरी है, ट्रांस मैन और वुमेन, और इसमें आपको ध्यान रखना है ट्रांस वुमेन दरोगा पहली कौन बनी है, बिहार ही नहीं बल्कि भारत की, वो आपको बताना है। विकल्प आपके समक्ष है और इसकी डिटेल जानकारी कल वाले वीडियो में हमने आपको दिया है। आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।